नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल में। लेक्चर नंबर 4, राइट? ठीक है। सो एटॉमिक रेडियस में मैंने बताया था कि वी आर हैविंग three types of atomic radii. First one is covalent radii. Second one is metallic radii, and third one is van der Waals radii. और मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि कोवेलेंट, मेटेलिक एंड van der Waals रेडियाई का मतलब क्या है। ठीक है, तो लेट्स से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोवेलेंट रेडियाई। कि अगर आयोडीन लेट्स से हम बना रहे हैं या फिर कोई भी क्लोरीन, हाइड्रोजन कहीं पे भी, तो व्हाट विल हैपन, देयर इज गोइंग टू बी ओवरलैपिंग ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस एटम्स आर गोइंग टू ओवरलैप। तभी तो जब आप जैसे मान लो H2O का मॉलिक्यूल देखोगे, कहीं पे भी कोवेलेंट बॉन्ड देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। एक बॉल के अंदर दूसरी बॉल ऐसे धसी हुई ऐसे दिखेगी आपको, राइट। जो भी मॉलिक्यूल दिखाते हैं वो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो कहीं इमेज वगैरह में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या, ठीक है। सो दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है। एटम्स का कुछ पार्ट एक दूसरे के अंदर है ना, ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। And that's why the radius we are taking, ठीक है, approximately with the help of distance between nucleus। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, DAA, that is distance between nucleus। And what is going to be radius? Radius RA is nothing but DAA by 2। ठीक है, for homoatomic molecule। अब मान लो अलग अलग हो जाएं, है ना। अगर ये A था, ये भी A है ना, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली और हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो डिस्टेंस का आया उसका आधा कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी RA आ गई है, राइट। नाउ लेट्स से अगर ये अलग अलग हो फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि जैसे HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन, राइट। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियाई कितनी है, क्लोरीन की एटॉमिक रेडियाई कितनी है। तो क्या बॉन्ड लेंथ HCl की बराबर आ रही है जितनी हाइड्रोजन और क्लोरीन की आ रही है। तो उसमें दो केसेस है। केस वन, if electron negativity En, ठीक है, क्या आगे पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, En, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ, ठीक है, A is approximately equals to electron negativity of B, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A और B के बराबर हो, या फिर और यू कैन से और डिफरेंस between A and B is not, difference between electron negativity of A and B of A and B is not high है। तो अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हम आगे देखेंगे, तब आपको बताएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है ना, कोई भी न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ग्रीड फॉर इलेक्ट्रॉन। सिंपल मतलब में, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ग्रीड फॉर इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा, अगर ए एंड बी का मॉलिक्यूल है, लेट्स से ऐसा कुछ, राइट, ठीक है, ये इनके बीच में आ गया, तो अब यहाँ जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी DAV। तो DAV क्या होगा, RA प्लस RB। तो कुछ जगह पे जहां पे हमें, जैसे मान लो, जैसे हमें DAV में, लेट्स से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ, कुछ जगह पे हमें बॉन्ड लेंथ पता है, हमें RA पता है, तो हम RB निकाल लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ RB निकाल सकते हैं, सही है ना। आपने दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस देख ली, आपने ये RA से ये देख लिया, तो आपको RB नहीं मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको, है ना, रेडियस मिल जाएगी सेकेंड में। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, तो अभी जैसे हमने देखा कि, अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि लिथियम के कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, लिथियम के हैलाइड्स जो हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, हाथ उठाओ जिसको ये बात पता है। एक ही बच्चे को पता है, ठीक है। तो देखो लिथियम जो है, जैसे कल मैंने आपको जब डिस्कशन करा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऑल कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर स्टेबल, है ना, और उसमें एक्सेप्शन था लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। तो लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो लिथियम के हैलाइड, अब मुझे मुझे लिथियम की लेट्स से रेडियस निकालनी है ना, जैसे मैंने LiCl लिखा है, LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर आ है, या Li आयोडीन आया, लेट्स से लिथियम आयोडाइड, इसमें प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जो डिस्टेंस लूंगा, डिस्टेंस बिटवीन लिथियम एंड आयोडीन, वो निकाल लूंगा। I2 से मुझे आयोडीन की डिस्टेंस पता है, तो मुझे जो मिलेगा वो लिथियम की कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी, यस और नो। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, लिथियम की कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये केस लेट्स से ऐसे बन, अच्छा, ये सॉरी, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए एंड बी के अप्रोक्सीमेटली बराबर थी, तो ये ऐसे। केस टू और है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ
A माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B, है ना। वैसे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B जो है वो है डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट, सो इफ डेल्टा इज हाई तो फॉर्मूला क्या आता है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण, ग्रीड फॉर इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है, जो ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा मतलब इफेक्टिव टाइप की होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। एंड इसके कारण जो जो एक और फॉर्मूला दिया है, दैट इज बहुत ही कम जगह यूज होता है वैसे तो ये फॉर्मूला, लेकिन फिर भी, तो शूमैकर फॉर्मूला एंड स्टीवनसन फॉर्मूला। उन्होंने बोला कि जो DAB आएगा विच इज गोइंग टू बी RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा। where RA, RB and DAB written in एंगस्ट्रॉम। थोड़ा मैं समझा देता हूँ फिर we will take your doubts, ठीक है। DAB is distance between A and B, ठीक है। क्या है DAB, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है A and B, इनके बीच में डिस्टेंस है DAB। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसके कारण एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ये पुल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो HCl है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, तो जो ओवरलैपिंग होगी वो थोड़ी और मतलब हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो गए, इसकी तरफ, इसके न्यूक्लियस की तरफ। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी कि जो यहाँ पे DAB है वो RA और RB के बराबर नहीं आ रही है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इज ऑल्सो प्लेइंग ए रोल, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आई है, इसका मतलब एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और खींच लेगा, तो डिस्टेंस क्या होगी, कम, ठीक है। डेल्टा इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है एंड इफ इट इज हाई, ठीक है। ये वैल्यूज दे रखी है एंगस्ट्रॉम में, अगर ये वैल्यू पिकोमीटर में डाल दोगे तो आप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है, ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब बोलो भाई, हाँ डाउट्स। हाँ भाई बोलो। सर इस फॉर्मूला में DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा, मतलब वो डेल्टा इज वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय RA प्लस RB। डेल्टा को क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो नहीं 0.09। मतलब डेल्टा हमने बोला कि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B है ना। हम्म, तो उसका वैल्यू वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 0.09। यस। ओके, यस। हम्म, सर गुड मॉर्निंग। हम्म, सर अगर डेल्टा हाई होगा तभी हमें ये DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा का फॉर्मूला यूज करना है। करेक्ट। ओके और सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप टू एटॉमिक रेडियाई, उससे थोड़ा ऊपर शायद मेरा मिस हो गया, स्टार्टिंग में अपने कुछ लिखा था शायद मेरा मिस हो गया है। अच्छा इतना ही था। ओके सर, ओके ठीक है सर, डन। हम्म, सर वो आपने H और Cl के बीच में क्या सिंबल डाला है?
सिंबल कहाँ डाला है? एरो का साइन लिखा हुआ है। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ओके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, इधर से इधर शिफ्ट हो। ओके ठीक है। आर ए मीन्स रेडियस ऑफ ए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। दो एटम में से एक की रेडियस है आर ए, कुड बी एनीथिंग। सर डेल्टा मतलब टोटल ना? डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस, ओके सर। ठीक है, चलो। तो ये तो था, मतलब दिस फैक्टर वी हैव टू अप्लाई, है ना। मतलब ऐसे सोचो कि किसी की डिस्टेंस जो है, मान लो ए है, मान लो आर ए, उसकी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, बी है लेट्स से इसकी है 1 एंगस्ट्रॉम, एंड व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, यू विल से कि 1.5 एंगस्ट्रॉम आएगी जब दोनों ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। मान लो आपकी डिस्टेंस आई 1.4 एंगस्ट्रॉम, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल थिंक कि यार ये कैसे आई होगी, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो तो एक्यूरेट आ नहीं रही है। देन यू वुड सी कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण होगा, एंड फ्रॉम देयर इट इज कैलकुलेटेड कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज मेकिंग एन इम्पैक्ट, उसके हिसाब से फिर आया। सो दिस इज अगेन, हाँ 0.09, ये शूमेकर एंड स्टीवेंसन एक साइंटिस्ट हैं, ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बात बताई कि भाई इससे हम बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला आपका राइट क्या करेगा, इसको जो भी रिजल्ट है उनको काफी कुछ एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन हमें पहले वाले केस से नहीं मिला आर ए प्लस आर बी से, वो इसमें से फिर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेटेलिक रेडियाई? तो मेटल्स में क्या होता है, मेटेलिक, पहले बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, राइट। मेटल्स के बारे में हम ये समझेंगे कि मेटल्स में कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन है ना ट्रांस जंप करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वो है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल होता है, मतलब कंडक्शन का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल, है ना, से जंप करते हुए जा रहे हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट है ना, तो यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं, metallic atom is represented as kernels plus valence electron। kernels का मतलब होता है all the atoms, oh sorry, nucleus plus, है ना, all electrons except valence electron, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम का जो कर्नेल होगा वो क्या होगा, है ना, सोडियम का जैसे ये न्यूक्लियस, और यहाँ ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर वाला ये है ना 2,8,1, यही है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो ये कुछ ऐसा दे रखा है, तो दिस इज कॉल्ड कर्नेल, है ना। ये जो पार्ट है इधर, ये क्या हो गया आपका
कर्नेल हो गया, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को जंप करते रहते हैं, और इनका रीजन क्या है ना, इनका रीजन ये जंप का क्या है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दीज अट्रैक्शन, राइट, ये आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ हो रहा है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जंप करते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, क्यों? एक कर्नेल, ये जैसे ये कर्नेल बना हुआ है ना, एक कर्नेल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कर्नेल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपल्शन, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अप्रोक्सीमेटली वी से देयर इज नो ओवरलैपिंग। इनके बीच में डिस्टेंस भी हो सकती है थोड़ी, ऐसा नहीं है जरूरी कि एक दूसरे सट के ही रहूं, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि एक एटम ऐसा है, दूसरा एटम ऐसा है, के बीच में थोड़ी डिस्टेंस भी हो सकती है, ठीक है। सो इन मेटेलिक बॉन्डिंग देयर इज नो ओवरलैपिंग। ठीक है, बोलो ऋषिकेश, बोलो क्या दिक्कत। हाँ, सर मेरे को मेटालिक बॉन्डिंग का वो इलेक्ट्रॉन जंप समझा नहीं ठीक से। कोई बात नहीं। तो हमने ये बोला, जैसे मान लो कॉपर है ना, कॉपर में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, कैसे मूव हो रहे हैं, है ना, वायर, कॉपर वायर में करंट मूव होती है, ये पता है ना, वो कैसे मूव हो रही है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन, है ना, वो एक दूसरे पे जंप करते हैं, एक एटम से दूसरे पे एटम पे गए, है ना, वो ऐसा हो गया एक तरह से। आपने स्कूल में मैंने बताया था शायद ये वाली बात, स्कूल में आपने कुछ चीज ट्रांसफर की होगी, तो एक आदमी से लिया दूसरे को दिया, राइट, ऐसे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक एटम से दूसरे एटम पे जंप होते हुए ट्रांसफर होता जा रहा है, एंड दैट्स हाउ द फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल, ठीक है। ठीक, तो इनके बीच में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फिर बोला कि देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप हो रहा है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप हो रहा है, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन जंप होने का मतलब है ये दूसरे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है कर्नेल्स, वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया, पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, सो दैट्स व्हाई नो ओवरलैपिंग, इनके यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, सेम है ना, वी आर गोइंग टू टेक DAA, ये डिस्टेंस लेंगे, this is DAA, then RA is nothing but DAA by 2, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस लेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 करके। हाँ सर 2 मिनट स्क्रॉल अप करो ना, मेरे को छोटा सा डाउट है। बोलो ना, डाउट बताओ। सर वो जहाँ पे आपने देखो ना 4 न्यूक्लियस बनाया था, आपने बोला था वो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में गया तो पॉजिटिव हो गया ना सर। तो सर जब वो न्यूक्लियस में नहीं गया है, सॉरी, हाँ, तो सर जब वो दूसरे इसमें गया तभी उन दोनों के बीच, मतलब वो तो नेगेटिव हो गया ना, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए ना। साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब जैसे ये इधर जंप करेगा तभी एक, इतनी फास्ट हो रहा है ना, जैसे मान लो आपने बोला करंट है ना, करंट फ्लो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन की जैसे मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जैसे आपने स्विच ऑन किया तुरंत जलता है ना लाइट, ऐसा तो है नहीं ना कि बहुत देर बाद आ रहा है, कॉपर वायर लंबा हो सकता है, राइट, बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन तुरंत मूव होता है। तो वैसे ही है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप हुआ तुरंत ये जंप कर जाएगा। ओके सर। ठीक है,
बट यहाँ पे एक बात जो हमने देखी कि यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, हेंस वी कैन रिमेम्बर, हेंस कोवेलेंट रेडियाई इज लेस देन फॉर एनी एलिमेंट, है ना, मेटेलिक रेडियाई। जैसे अभी हमने आपको बताया कि लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर भी आता है कुछ कंपाउंड्स में, एंड कुछ कंपाउंड्स में मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा। जैसे लिथियम में हम देखेंगे, लिथियम इटसेल्फ, है ना, वो मेटल की तरह है, उसमें देखेंगे तो उसकी मेटेलिक रेडियाई भी बता सकते हैं, कोवेलेंट रेडियाई भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कंपैरिजन होगा, है ना, तो कोवेलेंट और मेटेलिक में मेटेलिक ज्यादा होगी फॉर एनी एलिमेंट, एनी मेटल, ठीक है, अंडरस्टूड। जनरली वैसे कोवेलेंट रेडियाई मेजरली कैलकुलेट होती है क्योंकि ये कंपाउंड बहुत ज्यादा है, मेटेलिक रेडियाई थोड़ी सी कम है, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए है। बट अगर किसी भी एलिमेंट के लिए कोवेलेंट और मेटेलिक को कंपेयर कर लिया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, मेटेलिक रेडियाई ज्यादा होगी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट है वॉन डेर वाल रेडियाई। वॉन डेर वाल रेडियाई में मैंने आपको बताया था कि वॉन डेर वाल, ये जो वॉन डेर वाल है एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने काफी सारी रिसर्च की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे, कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या फोर्स लगा रहा है, कितना अट्रैक्शन है, क्या है। एक मिनट। सो राइट, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और फिजिकल बॉन्ड्स पे वॉन डेर वाल ने बहुत काम किया, एंड दैट्स व्हाई उनके नाम पे ये वॉन डेर वाल रेडियाई बोली गई है, राइट। यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल बॉन्ड्स की, ठीक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में, है ना। जैसे मैं बात करूं H2O, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितना अट्रैक्ट हो रहा है, कितना इसमें आपस में, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स है, उसके बेसिस पे हमें क्या पता चलता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चलती है। मतलब कि अगर मान लो ये सॉलिड है तो इनको तोड़ने के लिए, इनके सॉलिड के अट्रैक्शन को वीक करने के लिए, है ना, कितना हमें लगाना पड़ेगा, कितना एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट, है ना, ये बॉन्ड वीक हो जाए। और तो हमें पता चल जाएगा इससे क्या, बॉइलिंग पॉइंट पता चलेगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट पता चलेगा अगर ये सॉलिड है ना। और अगर हमें और वीक करना हो, है ना, सो दैट दे कैन मूव फ्रीली, तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी कितनी होगी, राइट, तो उससे हमें पता चलेगा बॉइलिंग पॉइंट। तो यू कैन सी these physical bonds are very, let's say, important to decide boiling point, melting point of covalent compounds, of covalent compound, ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ लेते हैं। बोलो यश। सर आपने ऊपर दो एटम लिए थे, उसमें आपने वो दोनों का नाम ए कैसे दिया? बिकॉज आयनिक बॉन्ड तो दो डिफरेंट एटम्स में होता है ना। आयनिक बॉन्ड की तो बात ही नहीं कर रहे, आयनिक बॉन्ड की बात की क्या है यहाँ तक? बट सर वो जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन सा बॉन्ड है फिर? कोवेलेंट बॉन्ड है। नहीं सर, इसके पहले वाले बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड है। तो सर इसमें वो सेम एटम के बीच में होता है। यस, कॉपर में हो रहा है, मेटल में केवल कॉपर हुआ, लेट्स से गोल्ड हुआ, एजी हुआ, ये सब होते हैं या नहीं मेटल। हाँ सर। तो यहाँ पे एजी के जैसे सिल्वर के एटम्स आपस में कैसे क्या होगा, राइट, तो वो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाए। ओके सर। ठीक है, वॉन डेर वाल रेडियाई में क्या करते हैं, इन सॉलिड स्टेट लेते हैं ना,
क्योंकि गैसियस स्टेट में तो क्या होगा, इधर उधर मूव करते रहेंगे, है ना पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या हो गया, इनकी पोजीशन फिक्स हो गई। तो लेट्स से एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया I2 का, तो इन दोनों के बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस से हमें क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियाई। और इन दोनों के बीच से क्या मिलेगा, वॉन डेर वाल रेडियाई। तो इस तरह से हम हर एलिमेंट की एक वॉन डेर वाल रेडियाई, है ना, डिफाइन कर देंगे कि भाई इसमें इतना वॉन डेर वाल रेडियाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा वॉन डेर वाल रेडियाई के बारे में थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में इनके बीच में एक डिस्टेंस है, राइट। ये डिस्टेंस इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को बता रहा है। ठीक है, ये जब तक आपस में इस डिस्टेंस में इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, और अगर हम पास कर देंगे तो क्या लगने लग जाएगा, रिपल्शन। नाउ व्हाट विल हैपन, हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना, जस्ट अंडरस्टैंड। हो क्या रहा है यहाँ पे कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड राइट, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द अट्रैक्शन फोर्स इज देयर, एंड दिस अट्रैक्शन इज ऑब्वियसली मोर देन electron and electron are repelling each other, and this nucleus is repelling each other. तो इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। बट अगर हम एक दूसरे के और पास लेते आएंगे तो क्या लगेगा, तो क्या होगा, रिपल्शन विल स्टार्टेड टू डोमिनेट। तुम सोचो ना कि मान लो दो मॉलिक्यूल है, ना, ये मॉलिक्यूल है दो, इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, तो क्या करेंगे, ये धीरे धीरे पास आएंगे। कब तक पास आएंगे, जब तक अट्रैक्शन ऑप्टिमम हो जाए। उसके बाद अगर आने लग जाएंगे तो रिपल्शन होगा ना। अगर अट्रैक्शन ही लगता रहता तो और पास आते रहते ना, राइट। यहाँ फिक्स हो गए मान लो सॉलिड स्टेट में, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में अट्रैक्शन अब लग रहा है, इसके और अंदर लेके जाओगे तो फिर क्या मिलेगा, रिपल्शन। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कभी कि वॉन डेर वाल रिपल्शन भी होता है कुछ, ठीक है। वॉन डेर वाल रिपल्शन भी कुछ होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे इसको टर्म्स, और उसके लिए टर्म्स वॉन डेर वाल रिपल्शन के लिए आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ड्यू टू ऑल दीज स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग, स्पेस में इतनी ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो गए कि वो एक दूसरे के पास आते ही रहेंगे, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो अभी बस मैंने समझा दिया ये टर्म वॉन डेर वाल रिपल्शन। अगर दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही पास आ जाए, या एटम्स एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही पास आ जाए, तो फिर वहां पे लग सकता है, ठीक है। चलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या सीखा हमने कि कोवेलेंट रेडियाई जो है वो क्या होगी, वॉन डेर वाल रेडियाई से भी कम होगी। हेंस ऑर्डर क्या बन गया, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड वॉन डेर वाल। तो किसी भी एलिमेंट के लिए लेट्स से अगर हम ये वैल्यूज निकालेंगे, है ना, कोवेलेंट रेडियाई निकालेंगे, मेटेलिक निकालेंगे और वॉन डेर वाल रेडियाई निकालेंगे, तो कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम आएगी, फिर मेटेलिक और फिर वॉन डेर वाल। ठीक है।
तो ये तो जो बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी उसी को बस थोड़ा और एलेबोरेट कर दिया है, ठीक है। वॉन्डरवॉल रेडियस कहाँ से कहाँ तक है? ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की, इसकी आधी है। अब चलते आगे, थोड़ा और समझते हैं इन रेडियस का पैटर्न क्या है ना। व्हाट इज द पैटर्न? तो लेट्स से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, in a period, है ना, z effective increases, hence अच्छा बताओ, मान लो न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम की तरफ शिफ्ट, न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो उससे एटम क्या होगा? श्रिंक होने लग जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है सबको? है ना, मान लो ये एटम है ऐसे, अभी इसमें अंदर जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या होगी? कम होने लग जाएगी। तो बस यहाँ पे यही हो रहा है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, हेंस एटॉमिक रेडियाई decreases. So atomic radii will decrease. तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं z effective is, या फिर atomic radii is inversely proportional to z effective. ठीक है, तो hence let's say अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे let's say सेकेंड पीरियड में, hence लिथियम की एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? बेरिलियम से ज्यादा, बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा, बोरॉन की कार्बन, कार्बन की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन लिखेंगे क्या? तो नहीं, नियॉन के लिए कोवेलेंट रेडियस आती है क्या? नियॉन डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, नियॉन डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, नियॉन तो कोई बॉन्ड बनाता नहीं है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि सब जगह लगाते रहे, राइट। सो इट इज स्टेबल। तो इसमें कोई भी अगर रेडियाई आ सकती है तो वो क्या आएगी? वॉन्डरवॉल रेडियाई। नियॉन अगर सॉलिड लेंगे उसके एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसका आधा कर देंगे, उससे क्या मिलेगा हमें? वॉन्डरवॉल रेडियाई मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी आर राइट गोइंग टू राइट नियॉन ओवर हियर। Now, all these are van der Waals radii. Sorry, all these are covalent radii. This one is van der Waals radii. यहाँ पे लिख सकते हैं for inert gases, for inert gases, example helium, neon, argon, है ना, इनके लिए etc. Only van der Waals radii is defined.
ठीक है। सर बोलो आगे। तो जैसे कि सभी से ये सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन का सबसे कम रेडियस आया, लेकिन वो जो कर्व दिया था वो लोथरमेयर का कर्व, उसमें तो वो फ्लोरीन एकदम बॉटम पे नहीं था, मतलब बीच में था एक जगह पे। नहीं, एक्चुअली ये था कि जब भी हम लोथरमेयर का जो कर्व था उसमें ऐसा कुछ था। हाँ, और ये पूरे बॉटम पे नहीं था, ये फ्लोरीन एक बीच में था। फ्लोरीन बॉटम में ही था, क्लोरीन बॉटम में नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी रेडियस, मतलब ठीक है, सेकंड पीरियड में तो केवल फ्लोरीन ही है, ठीक है। थर्ड, इनफैक्ट नॉट थर्ड, फोर्थ पीरियड से अगर हम देखेंगे तो उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट और आने लग जाएंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की भी रेडियस काउंट करोगे तो उस पर आएंगे थोड़ी देर में भी, ठीक है। तो उनकी रेडियस, तो उनकी फिर हीलियम रेडियस, कहाँ पे आएगा उसमें? वो कर्व में हीलियम आता है, हीलियम आता है वो कर्व में। उस कर्व में हीलियम शायद नहीं होगा, तो तब तक तो हीलियम का इनर्ट सबसे गैसेस। कम होगा ना रेडियस, हीलियम का रेडियस सबसे कम होगा ना। क्यों? हीलियम तो इनर्ट गैस है ना, तो उसमें वॉन डेर वाल रेडियस नहीं आएगी। हाँ हीलियम। ठीक है। Now let's see, we will talk about a group. In a group from top to bottom, ठीक है। In a group from top to bottom, तो Z effective is not the dominating factor, क्योंकि Z effective almost constant रहता है। तो फिर यहाँ कहेंगे as number of cells are increasing, तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़नी ही है ना, एक सेल और आ गया, एक लेयर और आ गई इलेक्ट्रॉन की, राइट। सो इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, as number of cell are increasing, atomic radii increases, ठीक है। नंबर ऑफ शेल का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। पहले जैसे मान लो मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम में 2,8,1 थर्ड सेल, 3 सेल तक ही जा रहा है। फिर पोटेशियम में जाएंगे तो वहां पे फोर्थ में भी आ गया, 4s1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट। सो यू कैन सी नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए इस तरह से साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ती जाएगी, ठीक है, as number of cells are increasing. Or you can also let's say कि as sigma is increasing, और क्या चीज बढ़ रही है? शील्डिंग इज बढ़ रही है ना। सो as sigma, or you can say shielding constant, है ना। हमने सबने सिग्मा कैलकुलेट किया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सबके लिए, है ना। तो क्या हुआ? जेड इफेक्टिव तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है, बट सिग्मा बढ़ रहा है, तो वी कैन से, है ना, सिग्मा बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। बट ये याद रखना है कि कौन सा फैक्टर कहाँ लग रहा है, ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्टर कहीं पे भी लगा देंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है कि कौन सा फैक्टर कहाँ लग रहा है। जैसे जेड इफेक्टिव जो है वो पीरियड में लग रहा है, क्रॉस द पीरियड, और सिग्मा कहाँ लग रहा है या नंबर ऑफ सेल्स कहाँ लग रहे हैं, है ना, अक्रॉस द कॉलम और ग्रुप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम टिल हियर पीरियोडिक वेरिएशन में? ठीक है, चलते हैं आगे।
अब इस ट्रेंड में कुछ बातें और, जैसे इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अच्छा, यहाँ पे ट्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड होगा कि लिथियम है ना, फिर उसके बाद लिथियम से बड़ा सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, ऐसे। फिर चलते हैं थोड़ा और आगे, कुछ बातें और। अच्छा, इन डी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब तो अकॉर्डिंग टू है ना, अब ये कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसी बातें जो थोड़ी सी अलग है, तो वो याद रखनी पड़ेगी। तो होता ये है, अगर हम जो हमने पढ़ा था उस लॉजिक के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे क्या है, आपका जेड इफेक्टिव थोड़ा ना थोड़ा तो बढ़ रहा है, तो रेडियस जो है वो घटनी चाहिए थी, है ना। रेडियस क्या होनी चाहिए, वो घटनी चाहिए थी लगातार। बट यहाँ होता क्या है कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक अप्रोक्सीमेटली, है ना, रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, एंड मैग्नीज से लेके अप्रोक्सीमेटली लेट्स से कोबाल्ट, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, और यू कैन ऑल्सो से निकल, बट निकल इज द स्मॉलेस्ट, है ना, मैं यहाँ लिखा भी दूंगा, है ना, रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड फ्रॉम हियर, है ना, लेट्स से कॉपर टू जिंक, रेडियस इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या है, स्कैंडियम टू मैंगनीज रेडियस जो है वो घट रही है, मतलब ऐसा। फिर मैंगनीज टू आयरन, दिस रेडियस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड आफ्टर दैट इट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, है ना, निकल, रेडियस ऑफ निकल इज स्मॉलेस्ट इन 3D सीरीज। इन 3D सीरीज लेट्स से निकल इज स्मॉलेस्ट एटम, ठीक है, इसकी रेडियस सबसे कम आती है। ठीक है, तो इसमें इसकी जो ये वैल्यू आ रही है, इसके वेरियस रीजन है, मतलब ठीक है, कई तरीके से ये बात कही जा सकती है। उसमें पहले तो यही है कि भाई स्कैंडियम टू मैंगनीज, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, स्कैंडियम टू मैंगनीज जो है जेड इफेक्टिव हमारा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, एंड इसी के कारण रेडियस जो है वो जो कैलकुलेट हमने करी है वो घट रही है। लेकिन यहाँ अप्रोक्सीमेटली सेम कैसे आना चालू हुई, तो यहाँ बोलते हैं कि शील्डिंग जो है, जो हमने कंसिडर की थी, वो हमने पूरी शील्डिंग कंसिडर नहीं करी, है ना। एक इफेक्ट और यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे अगर हम Mn की बात करें, Mn, तो Mn में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Ar 4s2 3d5, so electrons are in different orbitals. The moment you started to say 26, है ना, आयरन की बात होने लगी D6, वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हुई, एंड बिकॉज ऑफ पेयरिंग द रिपल्शन स्टार्टेड। तो थोड़ा थोड़ा रिपल्शन वहां पे भी काउंट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है इन द सेल, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हुई, इसके कारण क्या हुआ कि ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू से कि जितना जेड, मतलब जितना जेड बढ़ रहा था सिग्मा भी उतना ही बढ़ रहा था। आपने देखा था ना कि डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, एक से दूसरे पे जा रहे थे तो 0.15 ही बढ़ रही थी अकॉर्डिंग टू स्लेटर, जो स्लेटर ने काउंट किया, राइट। तो यहाँ बोला गया कि जैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन हम बात कर रहे हैं वहां पे पेयरिंग स्टार्ट हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑलमोस्ट गेटिंग कांस्टेंट। एंड कॉपर के केस में और जिंक के केस में हम बोल रहे हैं कि भाई राइट कि यहाँ पे हो गया आपका D10 कंप्लीट, है ना। अनदर रीजन मैं बता रहा हूँ, D10 कंप्लीट हो गया, तो D10 कंप्लीट होते ही जब आप बात करेंगे क्या कहते हैं लेट्स से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है, बता दे रहा हूँ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग किसके कारण होती है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। मेटेलिक बॉन्डिंग किसके कारण होती है? यहाँ पे एक दो बातें और लिख लेता हूं मैं। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग is proportional to, है ना, number of electrons in valence cell, right। strength of metallic bond किस बात पे डिपेंड कर रहा है? is proportional to number of electrons in valence cell। तो बताओ लेट्स से सोडियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे, है ना, अभी आ रहे हैं वापस क्योंकि ये चीज भूल गए थे तो यहाँ बता दें। तो अगर मान लो हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं और सोडियम और मैग्नीशियम में बोले कहाँ पे मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या है? कहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मैग्नीशियम का, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मैग्नीशियम का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेट्स से हेंस, है ना, या फिर किसको आप इजीली कट कर सकते हो, ये भी तो आता है ना, ये रिमेम्बर। अगर किसी ने किसी को देखा हो कि सोडियम को आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं, है ना, केक की तरह। तो कहीं पे सोडियम मेटल रखा हुआ है ना, किसी का लंप रखा हुआ है, तो उसको बस नाइफ से आप कट कर सकते हो, है ना, राइट। क्योंकि वहां पे जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो वीक है काफी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that is present into let's say valence cell, hence physical properties like melting point and boiling point will influence by metallic bonding strength। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि मेटेलिक बॉन्डिंग किस बात पे डिपेंड करती है? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ठीक है। और ये किस बात पे डिपेंड करती है? ठीक है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एटम। दूसरा जो फैक्टर है, अनदर फैक्टर, तो ऐसा करो ये आप अलग, यहाँ पे अगर आपके पास जगह नहीं हो तो कहीं अलग लिख लेना, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस हो जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब। और दूसरा है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड is also proportional to or inversely proportional to size of let's say atom। तो जैसे जैसे
सोडियम नमक नहीं है, NaCl नमक है। मेरे को पता था कोई ना कोई तो सोडियम बोल कोई नमक बोल देगा, है ना। जैसे कोई कहते हैं हाइड्रोजन तो सर पानी है ना राजदीप, हाइड्रोजन और H2O अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने हाइड्रोजन को H2O में भी दिखाया है तो आप बोलोगे हाइड्रोजन हमेशा वाटर ही है। सोडियम और NaCl अलग अलग चीजें हैं। तो यस, ठीक है, इसको लिखो। एक मिनट, एक चीज देख रहा हूं मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं। अब चलते हैं आगे। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, अब पॉइंट वहां पे चलते हैं जहां पे बात हो रही है। देखो ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को समझना है तो फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। ये प्रैक्टिकल लेट्स से डेटा है, ये आपको डेटा आया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटेलिक बॉन्डिंग तो होती ही होती है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। अब जैसे अगर मैं बात करूं एमएन की कंपाउंड ले लेते हैं, MnO2, Mn जैसे Cl2, इन सब में अगर हम देखें तो ये मेटेलिक बॉन्ड तो है नहीं और आयनिक बॉन्ड तो नहीं है ना, राइट। तो ये कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करता है? ये बात समझ में आ रही है जो मैंने अभी बोला, MnO2, MnCl2 ऐसे कुछ भी हो, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट। तो वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करता है ना। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपके डी लेट्स से सेल के इलेक्ट्रॉन, और लेट्स से यू कैन से एस पी, मतलब डी के भी पार्टिसिपेट करते हैं, एस के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स, डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये पार्ट आपको समझना है। अभी केवल इतना समझो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है। अब अगर मान लो, है ना, जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, जो भी बॉन्ड बन रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग कितनी इफेक्टिव है। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ठीक है, 2 बन रहे हैं, है ना, डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना फॉलो कर पा रहे हो क्या आप, है ना, क्योंकि ये या तो ये इससे इन सारी बातों से अच्छा ये ऑर्डर याद कर लो, और नहीं तो सुनते रहो, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग एक स्पेशल नाम से बोली जाती है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड
हाँ या ना? सुना है ना? नहीं? ठीक है। कभी अच्छा ऐसे देखा है? कभी ऐसे देखा है? K4 FeCN6 ऐसे कुछ लिखा हुआ देखा है कभी? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आयरन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या कर रहा है? Cn के साथ मिलके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कैसे बॉन्ड बन रहे हैं? ऐसे Cn जो है ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको ऐसे। So coordinate bond is special type of covalent bond. Coordinate bond is special type of covalent bond. अभी हम लेकिन खैर इस बात पे नहीं चलते हैं, ठीक है? अभी हम इसको, तो ऊपर में क्या बात बोल रहा हूँ मैं? ये बोल रहा हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग भी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। और इस कोवेलेंट बॉन्डिंग में डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जिंक और कॉपर के लिए डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खत्म हो गए, D10 हो गए भाई, पेयर्ड हो गए सारे के सारे। तो कौन से तरह की बॉन्डिंग होगी? केवल मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, या फिर वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, या फिर यू कैन से ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो रेडियाई आएगी वो रिलेटिवली ज्यादा आएगी, केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे रीजन क्या क्या हो गए वो आप लिख सकते हो, है ना, नोट करके। फ्रॉम स्कैंडियम टू लेट्स से मैंगनीज, radius decreases as Z effective increases। ठीक है, ये बात याद रखना, ये जो डेटा हम लिख रहे हैं वो डेटा बेसिस है, किस तरह के बॉन्ड बन रहे हैं उनके ऊपर बेसिस है ना, कि बॉन्ड कैसे बने, वही तो हम डेटा ले रहे हैं कि किस तरह के बॉन्ड बने। और उनमें हम देख रहे हैं कि भाई बॉन्डिंग किस तरह की हुई, तो मेटेलिक बॉन्डिंग हुई, कोवेलेंट हुई, कौन सी वाली बॉन्डिंग हुई, या कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, राइट? इस बात पे डिपेंड कर रहा है। So from scandium to manganese, radius decreases as Z effective increases, पहली बात ना। Second, from manganese to let's say to nickel, the radius is almost constant as increase in Z is cancelled out by increase in sigma। ठीक है, you can say due to pairing, है ना, sigma increases, or you can say repulsion increases। And third, है ना, from nickel to let's say nickel to zinc, radius increases as D subcell is completely filled in copper and zinc, and hence only 4s electron participate in bonding। तो बॉन्ड के यहाँ पे क्या हुआ रिलेटिवली, है ना, इन कंपैरिजन टू जैसे निकल और हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड हुए वो लिटिल बिट लेट्स से वीकर टाइप के हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो रेडियस होगी वो ज्यादा रहेगी। और ये
फ्रॉम निकिल का मतलब ये है कि निकिल के बाद से देख रहे हैं, इसलिए निकिल लिख दिया है। और यू कैन से इन कॉपर एंड जिंक, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना है, ठीक है, इन कॉपर एंड जिंक। ठीक है भाई, ये बातें क्लियर हो गई। तो इस तरह का ऑर्डर आया और ये याद रखना है ऑर्डर, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। और एक्सेप्शन क्या ले सकते हैं हम, इसमें कोई लिख रहा है, लिख लो जल्दी से। तो लॉजिकली आपको ये बातें समझ में आ गई, ये हमने कैसे एक्सप्लेन की हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। आगे जो हमने ये जो ओवरलैपिंग पढ़ी है ना ऑर्बिटल्स की, उसको एक नया नाम मिलेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं, आगे हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में जब पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो है चीजें हैं जो थोड़ी अलग है, राइट, जो आपने नहीं पढ़ रखी। वेट, जेड 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 लिखा है, तो जेड इफेक्टिव में इंक्रीज नहीं हुआ, तो यू कैन से जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, है ना, जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकते हो, जेड और जेड माइनस सिग्मा होता है ना जेड इफेक्टिव, तो जेड में जितना इंक्रीज हुआ उतना ही सिग्मा में इंक्रीज हो गया, तो जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़े और एग्जाम लेट्स से एक्सेप्शंस हैं वो देख लेते हैं। So next है let's say exception, that is if we are going to talk about in 3D lengthenide, or you can say radius of 4D and 5D series, comparison of radius of D block element, let's say, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा था कि इफ यू आर गोइंग डाउन तो रेडियस इज इंक्रीजिंग बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग,
तो एक्सपेक्टेड ये है ना, ये एक्सपेक्टेड था। थ्री डी से बड़ा होगा 4D, 4D मतलब 4D का मतलब 4D एलिमेंट, ठीक है, एंड 4D से बड़ा होगा 5D। दिस इज एक्सपेक्टेड। रियलिटी क्या है, 3D से बड़ा है 4D और 4D इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। ये एक्सपेक्टेड था, है ना, एज नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीजिंग रेडियस बढ़ना चाहिए, एक्चुअली में ये ऐसा है। तो अब रीजन सोचा गया, रीजन क्या है, रीजन है प्रेजेंस ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स in electronic configuration of configuration of 5D series element after lanthanum or except lanthanum. ठीक है, हाँ ये एटॉमिक रेडियाई का लिखा है, ये एटॉमिक रेडियाई का की बात चल रही है, ठीक है। ऊपर क्या देख रहे हैं हम, रेडियस की बात चल रही है, तो किसके लिए ऑर्डर लिखा है हमने, रेडियस का ऑर्डर, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट एक्सेप्ट लेंथेनम, जैसे अगर एग्जांपल ले लें, है ना, हॉफनियम की बात है, हॉफनियम इज 72, so we are going to write 72, then we are going to write xenon that which is 54, ठीक है, then you will say 6s2, 4f14, then 5d2, 54, 56, 70, 72. So this is 4f14 which is completely filled, and I have told you f block element or f block electrons contribute in poor shielding, penetration effect, है ना, poor shielding, and hence sigma is less than expected value. Or you can say Z effective is more than expected value. So यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो 4D और 5D के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे Z इफेक्टिव बढ़ गया, और Z इफेक्टिव बढ़ा तो दो फैक्टर आ गए, एक तो भाई नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, दूसरा Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ, रेडियस जो है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट आ गई। फॉलोइंग इट, इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ऊपर से जा रहा हो तो बता देना, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो भाई, कोई भी जैसे एलिमेंट्स लेंगे, है ना, एक्सेप्ट लेंथेनम, लेंथेनम में नहीं होता है ना 4f, लेंथेनम के बाद भरना चालू होता है 4f, है ना, सीरियम ये सब जो है ना लेंथेनम के बाद। तो अगर हम देख रहे हैं 4f के कारण आपको पता है कि पुअर शील्डिंग लगती है, ठीक है, 4f के कारण पेनिट्रेशन इफेक्ट है, स्प्रेड है, स्प्रेड होने के कारण जितना सिग्मा लगना चाहिए था उतना सिग्मा नहीं लगा, है ना, इट कंट्रीब्यूटिंग इन पुअर शील्डिंग। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाएगा। अगर भाई ये बताओ, जेड इफेक्टिव अभी तक क्या हो रहा था ग्रुप में, हम क्या बोल रहे थे, है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, अभी क्या हुआ यहाँ पे, है ना, बाहर से लगने वाला जो जेड इफेक्टिव हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मोर, है ना, एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है उससे ज्यादा आ रहा है जेड इफेक्टिव, तो क्या होगा, रेडियस कम होगी, श्रिंक होगा कि नहीं? तो यहाँ ना बोलो, जल्दी पता चलिए फिर आइडिया। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण क्या हुआ, है ना, साइज छोटा हो गया,
तो ये फिर से समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी एक्सपेक्टेड चीजें सोचो, अभी एक्चुअल पे नहीं आते। एक्सपेक्टेड क्या था, 3D से 4D और 4D से 5D की रेडियाई बढ़ेगी। क्यों रेडियाई बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और जो है साइज जो है वो नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है, यहाँ नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। दिस वाज एक्सपेक्टेड, है ना, जो हमने पहले पीरियोडिक वेरिएशन देखा था, ऊपर आपको एक ट्रेंड दिया था ना, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन, मतलब उस ट्रेंड से कुछ अलग पढ़ रहे हैं, है ना, इसीलिए एक्सेप्शन हेडिंग लिखाई है। तो यहाँ ये एक्सपेक्टेड था। अब क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट बराबर आ जाती है। तो रीजन क्या है उसका, रीजन है 4f इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हैं 4f इलेक्ट्रॉन, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे आप हॉफनियम ले लो, मरकरी ले लो, लेट्स से मरकरी पे भी चले जाते हैं 80, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 54 xenon 6s2 4f लेट्स से 14 5d 10, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है 4f है, ठीक है। आपको किस पे देखना है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा आपका 6s, आपको z इफेक्टिव देखना है 6s पे, टेस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बाउंड्री के लिए। तो ये 4f इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये शील्ड करेगा, लेकिन जितना शील्ड करना चाहिए था उससे कम करेगा ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। मैंने बोला था, है ना, एस ऑर्बिटल का ज्यादा करेगा, है ना, पी का, फिर डी का, फिर एफ का, तो एफ का कम करता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज डूइंग पुअर शील्डिंग, मतलब एफ के कारण जो लगने वाला सिग्मा है वो है कम। तो जो टोटल सिग्मा वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है, कैलकुलेटेड थियोरेटिकली जो तुमने कैलकुलेट किया था उससे कम आएगी। तो z इफेक्टिव क्या होगा, मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, और z इसका मतलब क्या हुआ, z इफेक्टिव बढ़ गया। z इफेक्टिव बढ़ गया तो रेडियस कम होने लग गई। तो दो फैक्टर है, एक फैक्टर नंबर ऑफ सेल के बढ़ने के कारण रेडियस बढ़ रही है, और दूसरी वाली उसको z इफेक्टिव बढ़ने के कारण कम कर रही है। तो दे आर नलिफाइंग ईच अदर। ठीक है, करेक्ट तेजस, वेरी गुड। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है ना। तो बस यहाँ पे क्या होता है, तो रेडियस ऑफ लेट्स से इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, है ना, यहाँ पे जिरकोनियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हाफनियम, है ना, ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, ऐसे ही है ना, ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो रेडियस ऑफ नायोबियम एंड tantalum is also going to be approximately same। तो ये दो, इनकी दो की रेडियस लेट्स से काफी क्लोज टू ईच अदर आती है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आने लगता है, ठीक है, राइट। बोलो सर। हाँ, सर z इफेक्टिव बढ़ता क्या एग्जैक्टली क्यों है? z इफेक्टिव होता क्या है पहले ही बताओ। ठीक है, अब मान लो ये इस, है ना, इसमें नोट करके लिख लेंगे, अगर हम नोट, बोलो जल्दी, z इफेक्टिव होता क्या है। नोट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इन न्यूक्लियर चार्ज सर। हाँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन थर्ड ग्रुप कौन सा है, स्कैंडियम, एट्रियम एंड लेंथेनम। यहाँ पे क्या होगा, इन थर्ड ग्रुप, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होगा क्या, नहीं, क्यों, है ना, 4f इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, जब अगर किसी ने पूछ लिया कि मान लो लेंथेनम
थर्ड ग्रुप के लिए बताओ, तो थर्ड ग्रुप में तो कोई चेंज नहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4f इलेक्ट्रॉन इनमें है। हाँ बताओ भाई जेड इफेक्टिव क्या होता है, कहाँ हो, अभी तक आई नहीं है बात तुम्हारी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अरे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पर याद नहीं हो। रिवाइज करो फिर बैठ के, और कैसे ये समझ में आएगा, क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो पूरे दिन बैठ के, बताओ क्या है ऐसा टाइम टेबल तुम्हारा जो तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। कई बार हमने बताया जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। अरे हाँ ना, कुछ सुन बोल Okay, समझ रहे sir. हो या नहीं, हाँ Yes, जेड sir. माइनस सिग्मा, सिग्मा बढ़ेगा, राइट, सॉरी जेड बढ़ेगा, और तो फिर उसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ऑलमोस्ट जेड की वैल्यू कांस्टेंट आती थी, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं, सिग्मा बढ़ा नहीं, जेड माइनस सिग्मा होता है, देखो ठीक है, जेड माइनस सिग्मा होता है, सिग्मा बढ़ा नहीं, राइट, जितना बढ़ना चाहिए था, तो फिर क्या होगा, सिग्मा उतना बढ़ा नहीं, यानी या फिर तुम बोल सकते हो सिग्मा की वैल्यू कम आई, सिग्मा की वैल्यू कम आएगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा कि नहीं। हाँ सर। सही कह रहे हैं, रिवाइज करो यार, तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो फिर बुरा लगता है, कैसे समझाऊंगा मैं, बेसिक से पहली क्लास से तो नहीं स्टार्ट करूंगा ना। सर ये जिरकोनियम और हैफनियम का रेडियस इक्वल कैसा है, ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट। तो अब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल में, अभी से आप लोग फाउंडेशन बिल्डर पे ट्राई कर लो, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से आप कर सकते हो, और पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या तो आता है या नहीं आता है ना, देयर इज नो कैलकुलेशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, so you can start solving। एक मिनट, ठीक है, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पूरा कर लूँ, ठीक है। इसके बाद ये एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई में अभी आयनिक रेडियाई अभी आपको नहीं बताई गई है, तो आयनिक के बाद ही हो पाएगा, इसमें बहुत सारे आयंस दे रखे, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई छोड़ दो, अभी इसमें आयंस ही दे रखे हैं काफी सारे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आज की क्लास नहीं खत्म कर, दैट्स इट।